हाय एवरीवन, मोस्ट 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपका स्वागत है। यह है पार्ट 2 जिसमें हम एकदम बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं नीट ओरिएंटेड। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन पूरी इंटायर केमिस्ट्री से होते हैं और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका एक एक क्वेश्चन 3 से 4 कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो ये हमने बहुत ही एनालिसिस के बाद क्वेश्चंस लिया है और ट्राई किया है कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपको इससे रिवाइज हो जाए। रिवाइज के साथ साथ सबसे सेलेक्टिव क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कुछ यूनिक ही होने वाला है जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। डेफिनेटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, पर क्या होता है कि लोग कुछ भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देते हैं जो कि हल्के फुल्के है ना, मतलब उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, मेरा मानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम थोड़ी थोड़ी बात सीखने वाले हैं, पूरे अच्छे से ही एकदम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बोला है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ H2O in order to produce a solution with 105 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। आपको दे रखा है जो डिफरेंस गिवन क्या है, क्वेश्चन में ही बोला है, गिवन है कि जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, 105 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था, समझना। उसके बाद हमको पता है डेल्टा टीबी जो होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होता है, KB इंटू यम, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो, और मेंशन नहीं है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही मानना है। और ये हो गया। और हमें पता है डेल्टा टीबी को हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम थोड़ा ओपन करके लिख दिए, KB इंटू यम हो गया। सिमिलरली हम डेल्टा TF के लिए भी लिख सकते हैं, जो डेल्टा TF होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, KF एक कांस्टेंट होता है इंटू मोलैलिटी होता है। फिर हम इसको लिखेंगे डेल्टा TF को, तो TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पहले आता है और यहाँ ये फार्मूला है, और TF KF इंटू यम, ये आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। हमें मास ऑफ क्या निकालना है, सुक्रोज निकालना है। तो देखो हम एक काम कर लेते हैं, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। हम दिखाते हैं क्यों ऐड कर रहे हैं। जैसे ही हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखना, TB माइनस TB नॉट, और ये NCERT का क्वेश्चन है, ये भी बता दूंगा कहाँ पे, पेज नंबर 18 है। ठीक है, और अपने पास ये हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे डेल्टा TF माइनस TF, ये सब क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसको हमने किया तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं, क्या, मोलैलिटी कॉमन कर लो तो आप लिख लो, अच्छा, KB इंटू यम और प्लस क्या हो जाएगा, KF इंटू यम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, मोलैलिटी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो TB और माइनस, हम इसको TF को इसके साथ लिख लेते हैं, समझते जाना, TB माइनस TF को हमने साथ लिख लिया, और हमारे पास क्या रह गया, जो ये TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो होता है, ध्यान से देखना, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, नॉट जिसमें लगाया सॉल्वेंट है, और ये भी सॉल्वेंट है। तो एक बात बता दो, सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो हम लिख दिए 100, और फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, 0, समझना, ये हो गया। और वहाँ पे हम मोलैलिटी कॉमन कर लेंगे, वो हो जाएगा KB, और ये क्या हो जाएगा, KF, इतना आ गया। फर्दर हम सॉल्व करेंगे अब इसको, और ये वैल्यू आपको दे रखी है स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे दे रखा है, तो हमने पुट कर लिया। तो 105 माइनस 100, मोलैलिटी को क्या लिख लिया, मोलैलिटी होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सुक्रोज था तो मॉलिक्यूलर वेट 342 हो गया, और वहाँ पे वाटर कितना दे रखा है, वाटर 100 ग्राम, लेकिन सॉल्वेंट इन KG होना चाहिए, तो 100 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। और KF की वैल्यू कितना है, KF KB, आप वहाँ पे तो दोनों वैल्यू हम ऐड कर लेंगे, KF KB, तो ये है KF 1.86, और अपने पास KB है 0.51। तो यहाँ से हम पूरा सॉल्व करेंगे, दो वैल्यू कट्टम कुट्टम हो जाएगा, और ये अपने पास 100 को माइनस कर लेंगे, तो W जो आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद
वो आ जाएगा 72 ग्राम। तो ये रहा आंसर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। आई होप आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, ठीक है। और मोलैलिटी का फॉर्मूला याद रख लेना। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मत भूलना, केजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा, ऐसे क्वेश्चन करते हैं और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो देखो इसमें बोला है विच अमंग द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो जो एरोमेटिसिटी होता है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। और जब भी आपको ऐसे वाले कंपाउंड गिवन हो और एरोमेटिसिटी का अगर कभी आपको प्रॉब्लम आता है ना, मेरा एक लेक्चर है कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख लेना। ज़िंदगी में जे एडवांस तक की प्रॉब्लम आप 4 सेकंड में सॉल्व करोगे। तो देखो ये अगर गिवन है ऐसे, तो एक काम कर लो, इसको ब्रेक करके लिखो ऐसे, ठीक है। तो जब ब्रेक करके लिखोगे आप तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। हमेशा ऑक्सीजन की तरफ ही हम इसको ब्रेक करेंगे और ये अपने पास हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब आप एक काम किया करो, एरोमेटिसिटी निकालते टाइम पाई इलेक्ट्रॉन जितने हो, मतलब डबल बॉन्ड जितने हो, ये रिंग में कितने हैं 2, तो 4 डिवाइड बाई 4 कर दो। अगर डिवाइड हो गया कम्प्लीटली तो एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। ट्रिक देख ही लो, ये पूरा हर बार बताता हूँ। पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड हो गया एंटी एरोमेटिक, डिवाइड नहीं हुआ एरोमेटिक। और तो यहाँ पे अगर डिवाइड एक भी sp3 दिख गया तो नॉन एरोमेटिक होता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो 4 होंगे, 3 होगा तो 6। लोन पेयर जो रेजोनेंस में जाता है उसको 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई बॉन्ड ये नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को 0, ठीक है। जैसे ये बेंजीन है तो 3 पाई बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ एरोमेटिक। ये देखो एक ही पाई बॉन्ड 2 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है और 2 डबल बॉन्ड है तो 6 डिवाइड बाई 4, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ एरोमेटिक। ये लेक्चर जाके आप देख लो, एक्सेप्शन 2 है, ये के और ये के नॉन एरोमेटिक होता है, बाकी कहीं भी रूल अप्लाई कर सकते। तो ये वाला तो क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, इसका डाइपोल अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम बनाते हैं तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ गया तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है 3, मतलब 6 डिवाइड बाई 4, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा 3/2 आएगा, जो कि हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक हो, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड, जिसका डाइपोल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये लिख दिया हमने, पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि द मोलैरिटी ऑफ 1.5 मोलर एक्वस ग्लूकोज डिक्रीज व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम इतना। तो मोलैरिटी क्या होता है, पहले लिखो मोलैरिटी क्या होता है। मैं ये कैपिटल एम से लिखते हैं मोलैरिटी को। कैपिटल एम जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, ठीक है, ये होता है। और हमेशा जहाँ पे वॉल्यूम होता है वो फॉर्मूला या वो टर्म, जैसे मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंड करेगा, जहाँ पे वॉल्यूम दिख गया वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये ट्रिक याद रख लो। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे, जब हम हीट करेंगे कॉमन सेंस, तो ये थर्मल एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। ये क्या करेगा, थर्मल एक्सपेंशन करेगा, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन करेगा हीट, कोई भी चीज़ हीट करने पे। और जब थर्मल एक्सपेंशन करेगा तो इसका वॉल्यूम अपने पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो तो सेम ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी है सॉल्यूट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम कॉन्सिक्वेंटली द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, तो हम ये बोल सकते हैं जैसे ये बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, तो हमारे पास मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास असर्शन और रीज़न जो होगा दोनों ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, देख लेते हैं। तो पहला वाला है अपने पास सी और सी ट्रिपल बॉन्ड, सी अगर गिवन है और इसको हम कर लेंगे H2SO4 और ये क्या हो जाएगा HgSO4, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास ये अपने पास ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ऐसे केसेस में जो अपने पास भाई स्टेबल कार्बोकैटायन होता है ना, 2 डिग्री ज़्यादा होता है स्टेबल,
वहाँ पे हम OH जोड़ देते हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक ही बॉन्ड को तोड़ लेंगे तो एक बचा रह जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। और इसको हम जब भी अल्काइन होता है ना टॉटोमराइज करते हैं वहाँ पे, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड के साइड, तो डबल बॉन्ड उठ के इधर आता है, हाइड्रोजन उठ के इधर चला जाता है। टॉटोमराइज अपने आप, कभी बोला हो ना बोला हो, आपको अपने आप यही बनाना है और ये बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो ये तो फॉर्म हुआ भाई, हाँ यही तो हो रहा है CH3 इधर से देखो। ठीक है, दूसरा वाला देख लेते हैं। अब देखो दूसरे वाले में हमारे पास क्या गिवन है समझना। डबल बॉन्ड वैसे लगातार डबल बॉन्ड होता है तो अनस्टेबल होता है, पर ये देखो ये किसे ट्रीट करवा है, H3O+ एसिड कैटेलाइज्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पर भी आप कौन सा कार्बोकैटायन को इसको स्टेबल बनाओगे, तो ध्यान से देखना, हम ये वाले कार्बोकैटायन को स्टेबल मानते हैं और वहाँ पे H3O+ एडिशन ऑफ वाटर करता है, तो हाँ ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, ध्यान से देखना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। जैसे OH आए फिर टॉटोमराइज हो जाएगा, और टॉटोमराइज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बना, तो ये टॉटोमराइज होके C ये अपने पास आ जाएगा, तो ये भी बना देगा। और थर्ड वाला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहा है। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, मतलब आपको BH3 और THF गिवन होगा इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड H2O2OH-, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे टूटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड टूटा और ये OH यहाँ आएगा। ठीक है, और इसका जब हम टॉटोमराइज कराएंगे तो ये इस बार वही नंबरिंग करके, और ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है, ये वाला नहीं फॉर्म हो रहा है, मतलब ये बन रहा है और ये वाला बन रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड बनेगा, बाकी इसमें तो कुछ और ही बन जा रहा है थर्ड वाले में, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन को भी मैं वन ऑफ द ज़बरदस्त क्वेश्चन मानता हूँ। ये वाला देखो, इसमें बोला है 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ I2 आर टेकन इन अ कंटेनर। ठीक है, तो देखो हमारे पास H2 है, रिएक्शन भी गिवन है, और I2 है। ठीक है, गैसेस स्टेट में है, और ये क्या बना रहे हैं, 2HI बना रहे हैं। देखना आप 2HI बना रहे हैं, बोला है द इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिक्वायर्ड टू 100 ml ऑफ 10 मोलर हाइपो सॉल्यूशन टू रीच, समझना 100 ml ऑफ 10 मोलर हाइपो सॉल्यूशन टू रीच इंड पॉइंट मतलब न्यूट्रल पॉइंट पे यूजिंग स्टार्च इंडिकेटर। ठीक है, तो एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे हमारे पास यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ I2 आर टेकन है। तो आपको एक चीज़ याद रख लेना, जब भी आयोडीन हो हाइपो सॉल्यूशन होता है ना, इसके बारे में डिटेल नहीं बताता मैं, तो उस केस में हम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल कर लेते हैं इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा, आपको हमेशा इक्वल कर लेना है। ठीक है, I2, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं मोल इंटू मोलरिटी फैक्टर। I2 का मोलरिटी जो आ जाएगा यहाँ पे एन फैक्टर, वो 2 ले लेंगे, है ना। चेंजेस जो होगा वो अपने पास 1 का होगा मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ पे हाइपो का एन फैक्टर याद रख लो कितना होता है, 1 होता है, और आपको वॉल्यूम दे रखा है, और यहाँ पे 100 ml और 10 मोलर आपको दे रखा है। ठीक है, 10 मोल, देखो हमने 100 को ये लीटर में कर लिया, और वहाँ पे 10 को ऐसे ही लिख लिया, और ये अपने पास 1 तो था ही, उसको हमने रहने दिया। यहाँ से हम क्या करते हैं ना, ये हम मोल निकाल लेते हैं, मोल आ जाएगा 0.5। अब यहाँ पे हम के इक्विलिब्रियम जब लिखेंगे तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और ये हाइपो का हमने कैसे लिया 2। वैसे ये इक्वेशन भी याद रख लेना क्योंकि ज़रूरी है, क्या पता कभी ये इक्वेशन ही पूछ ले कुछ। तो देखो Na2S2 वो 3 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 2NaI और N। ये सवाल थोड़ा टफ है, ठीक है, जिनको अगर मान लो बहुत हार्ड लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, छोड़ दो। जो पहले से 550-600 ला रहे हो तो वो ये सवाल को समझ लें, बाकी लोग लोड ना लें, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये अपने पास 0 में है, और यहाँ पे -1 है, तो चेंज कितने का हो रहा है यहाँ पे, जो मैं बोल रहा था 1 का चेंज है, तो मॉडुलस आप लेते हैं, और कितने नंबर ऑफ आयोडीन है 2, तो इसलिए एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, एन फैक्टर निकाला था।
ठीक है। ऐसे ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पे हम निकालते हैं, एक काम करते हैं। इनिशियल मोल हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब हम एक जनरल इक्वेशन, हमने इक्विलिब्रियम में आपको सिखाया है, इनिशियल मोल कुछ नहीं पता है तो ये 1 मान लो, और ये भी कितना हो जाएगा 1, ये 0 0। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स मान लो, और 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई है स्टोइकियोमेट्री, और ये 2x बनेगा। ठीक है, जैसे ही हो गया तो अब यहाँ, और हमें एट इक्विलिब्रियम पे I2 के मोल्स पता हैं। ये किसके मोल्स निकाला आपने, एट I2 के, तो हम बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम हमारे पास I2 के मोल कितने हैं 0.5, और ये इक्वल है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.5 आ गया, समझना। ठीक है, तो अब सभी कुछ वैल्यू यहाँ पे निकल आएगा। n मोल्स आप सारे निकाल लो, H2 I2 और HI के भी निकाल लो भाई। तो ये कितना हो जाएगा H2 1 माइनस 0.5, ये तो आपने निकाल लिया है 0.5, और ये HI2 इंटू 0.5, तो ये अपने पास आएगा 0.5, ये 0.5 और ये 1.0। अब हम निकाल लेंगे केसी का होता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट। ठीक है, H2 और ये I2 होता है, और जैसे ये हमने बनाया यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये डिवाइड बाई 0.5 और ये आंसर आ जाएगा 4। केसी आ गया 4। ये कौन सी इक्वेशन के लिए है, इस वाले के लिए है। अब उसी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। 2HI बोला किसके लिए है, देखना, इसके लिए बोला है ना। 2HI और हमारे पास H2 I2 कर दोगे तो जो KC अपने पास ये आया था, इसके लिए क्या हो जाएगा K' क्या हो जाएगा 1/4। और मान लो इसी में हमने 2 से मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा HI, और यहाँ से H2, और ये हो जाएगा हाफ I2, और यहाँ से हमारे पास 1/4 का जो KC होता है उसको जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको पावर में लगा देते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा √, ये हो जाएगा √1/4, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0.5 आंसर। यही तो पूछा था ना भाई, ये कट्टम कुट्टम, इसी के लिए केसी क्या होगा वो पूछा था। तो हाफ H2 हाफ I2, तो आंसर कितना आ गया इसके लिए 0.5। तो ये था भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन, मज़ेदार एकदम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, पर ये बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल रहा, इसमें ये बोला है, देख लेते हैं। इसमें बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो पहले हम इधर बना लेते हैं, और जब भी आपको SN1 E2 के बारे में पता निकालना हो, तो हैलोजन अगर बना होता है ना तो उसको निकाल के ही आप बता सकते हो। तो यहाँ पे हमने हैलोजन को निकाला, कार्बोकैटायन बनाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, कार्बोकैटायन बनाओ। और जो SN1 का रेट होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अल्फ़ा H ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गया। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड है ना अल्फ़ा H। कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा H बोलते हैं, और वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी है नहीं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो स्टेबिलिटी देखते टाइम ये ऑर्डर याद रखना, इसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, क्या पता सेकंड भी करेक्ट हो, देख लेते हैं। सेकंड में जो रेट ऑफ SN2 होता है, रेट ऑफ SN2 होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक। ठीक है, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, तो ये तो गलत है भाई, सेकेंड ऑप्शन गलत है। थर्ड, रेट ऑफ E2 रिएक्शन, तो देखो E2 रिएक्शन का जो रेट डिसाइड होगा वो प्रोडक्ट से डिसाइड होगा। ठीक है, इसको इरेज करो, तो एक काम कर लेते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं सब में। E2 रिएक्शन का मान लो ये है Cl है, और इसमें Cl था, और E2 रिएक्शन कैसे बनेगा वो मैं सिखाता हूँ, डोंट वरी। यही था, पहले एक बार देख ले, हाँ यही था। अब देखो E2 रिएक्शन जब आप कराओगे यहाँ पे E2 रिएक्शन, तो हेलोजन के बगल अल्फ़ा, अल्फ़ा के बगल बीटा, बेस हमेशा बीटा H को खाएगा और ये इधर आएगा, इसको मार के बाहर निकालेगा।
तो हमेशा सिरजेप प्रोडक्ट मेजर होता है। सिरजेप मतलब जहाँ पे ज़्यादा अल्फ़ा एच हो ना, वही एल्किन मेजर देता है प्रोडक्ट। तो ये वाला भी निकालेगा, डायरेक्ट ही बनाता हूँ मैं, और इसको आएगा तो ये अपने पास कुछ ऐसे बनेगा, और यहाँ पर भी निकलेगा ये एच, बीटा एच हमेशा खाता है बेस, E2 में ये बनेगा। तो इसमें अल्फ़ा एच देख पा रहे हो, इसमें सबसे ज़्यादा है 6 अल्फ़ा एच है, इसमें अल्फ़ा एच 3 है, इसमें 0 है। तो नो डाउट रेट इस पे डिपेंड करेगा। और कभी बल्कि बेस होता है तो वहाँ हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट होता है, जहाँ कम अल्फ़ा एच होते हैं ना, वो बनाते हैं। तो ये अपने पास ऑप्शन E2 भी अपने पास सही हो गया। और रेट ऑफ E1 क्या हो जाएगा, जो SN का रेट होता है SN1, और वैसे ही E1 का, तो ये भी अपने पास सेम हो जाएगा, है ना। मतलब अगर हम E1 का निकालेंगे रेट, तो देख लेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बस अपने पास ACD ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, A, C और D करेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जैसे 3-4 हैं, तो कई सारी बातें आप सीख पा रहे हो, है ना। तो ये टारगेट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो, इसमें पूछा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मोल बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो जब मॉलिक्यूल को हम मान लेते हैं क्या है, A मान लेते हैं, ठीक है, या यही रहने दो इसको। तो मॉलिक्यूल अगर निकालेंगे, पहला ऑप्शन में निकालो, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मोल इनटू Na। तो यहाँ पे निकाल लो 36 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट हो जाएगा, वाटर इनटू Na। तो कितना आ जाएगा, 2Na आ गया फर्स्ट ऑप्शन में। और सेकेंड ऑप्शन में निकालो, सेकेंड ऑप्शन में है, डायरेक्ट निकालते हैं मॉलिक्यूल, और ये अपने पास वेट है अपॉन मॉलिकुलर वेट। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब 12 और 12 16, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ही ऑक्सीजन है, CO मतलब 16 और 12 28 ही हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 लिख लो, और Na, तो ये कट्टम कुट्टम कितना आ जाएगा, Na आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, मॉलिक्यूल निकाल लो इथाइल अल्कोहल में, तो ये हो जाएगा 46 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। तो यहाँ पे 24 डायरेक्ट लिखो, 12 दूना 24, 24 5 29, ठीक है, 29 16, तो ये 46 ही आ जाएगा, और इंटू Na हो जाएगा। तो ये भी अपने पास Na ही रह जाएगा 1। और लास्ट वाला डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, चलो निकाल लो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो 54 ग्राम, और N2O5 है, ये क्या है N2O5। तो इसमें कुछ भी आप ले लो मॉलिकुलर वेट, मतलब 2 नाइट्रोजन है, तो एक का हो जाएगा 2 का 28 और 5 16, ये तो भाई डेसिमल में आ जाएगा, है ना। ये तो कभी होने से रहा नहीं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है मॉलिक्यूल, यहीं दिख रहा है 2Na। तो ऑप्शन नंबर 1 लगा के आगे बढ़ चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो करेक्ट ऐसे केसेस में जो आपको आता है वही ऑप्शन सेलेक्ट करो, मतलब जो उस ऑप्शन को देखो जो आपको आता है, उससे एलिमिनेट करो। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है डी एल्ट्रोज एंड डी एलोज फॉर्म आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑन रिडक्शन विथ NaBH4। नहीं, डी एलोज जो हो जाएगा, ये क्या है अपने पास, एलोज जो हो जाएगा, ठीक है, वो क्या रिड्यूस होने के बाद क्या देता है, एलिटॉल देता है, ठीक है, जो कि मेजो कंपाउंड होता है। और जबकि दूसरा वाला क्या होता है, वो कायरल होता है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है अपने पास डी ग्लूकोज एंड डी आयोडोज फॉर्म आइडेंटिकल प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। तो इनका जब हम आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ना, तो अलग आता है, तो कभी सही नहीं होगा। थर्ड वाला देखो कि अल्फ़ा नंबर ऑफ डी एल्ट्रोज हैज़ ए स्ट्रक्चर इतना, हाँ ये करेक्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और डी वाला भी लगभग करेक्ट ही लग रहा है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप देखोगे तो ये वाला हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि नीट है तो सिंगल ऑप्शन आएगा, तो इसको लगा के आगे बढ़ चलो, क्या पता डी वाला भी करेक्ट हो, ठीक है। तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। एग्ज़ाम में आपको सारे ऑप्शन नहीं करना, मल्टीपल ऑप्शन तो होता नहीं है,
नेक्स्ट है अपने पास कॉन्सेंट्रेटेड HI गिवन है, एक्सेस में गिवन है, मतलब ये लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ से आयोडीन पे। तो एक्सेस में गिवन है तो कितनी बार भी अटैक हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये क्या कर लेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले लोन पेयर H, ये एसिड है, एसिड का काम है H+ देना, तो H+ पे अटैक करेगा। तो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया H लग गया। अब जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है वो पागल हो जाएगा, पता है ना, तो पागल हो जाएगा। तो क्या करेगा, अपने पागलपन को दूर करेगा। कैसे, ये आयोडीन माइनस तुरंत, ये पॉजिटिव है, बौखला है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना वो, तो ये इस पर अटैक, एक्सेस में तो था ये, इधर अटैक करेगा और इधर भी अटैक करेगा और बॉन्ड को तोड़ेगा। ये ऐसे तोड़ेगा, इधर से ऐसे तोड़ेगा। एरो ऐसे चलता है तो हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव, ठीक है, और हमेशा लेस EN टू हाई EN की तरफ चलता है। तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे, और यहाँ पे ऑक्सीजन वो H2O तो बाहर निकल गया, और यहाँ पे अपने पास ऐसे आया, और ये हम आयोडीन बना लिए ऐसे, और एक अपने पास ऐसे आया, और ये हमने ऐसे बना लिया आयोडीन, ठीक है। और ये नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट है Mg और ईथर गिवन है। जब भी Mg ईथर और सामने हैलोजन हो तो ग्रिग्नार्ड बन जाता है, तो हम इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं फैला के, देखने में MgI बन गया, और ये क्या हो जाएगा, MgI बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में CO2 और H3O+ है। तो CO2 H3O+ है, तो ये कुछ ऐसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो CO2 ऐसे होता है ना, लीनियर टाइप सा, और ये है नेगेटिव है, ये है पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड इस पे अटैक करता है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है, अटैक करा और ये ओपन हुआ, और ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, O नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो ये के नेगेटिव क्या कर, यहाँ नेगेटिव, ये क्या कर ले लेगा, H ले लेगा, तो दोनों साइड यहाँ से भी सेम होगा, ये अटैक करेगा सेम चीज़। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे दोनों को, आप एग्ज़ाम में इसको डायरेक्ट COH बना देना, मैं आपको बता रहा था आया कैसे। तो ये अपने पास ऐसे, और यहाँ से ये C⋅OH, और ये क्या हो जाएगा, C⋅OH हो गया, ठीक है, ये बन गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी यहाँ पे, जो ये आयोडीन वाला नहीं था यहाँ पे, ये वाला था, जो इसको हम मान लेते हैं A है, A यही तो था। A वाले को हमने कहीं फिर से रिएक्शन कराया था, देखो अलग अलग ट्रीट किया गया है। A वाले को हमने ट्रीट किया, आयोडीन जो था, ध्यान से देखना, ये अपने पास आयोडीन था, और इसको हमने ट्रीट कर दिया है OH- से, OH- तो ये सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, और ये यहाँ पे जाएगा OH, और यहाँ पे जाएगा OH। फर्दर इसका आप KMnO4 ले लोगे तो ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन मतलब KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको एसिड में चेंज कर देगा। तो ये अपने पास ऐसे C⋅OH, और ये अपने पास हो जाएगा C⋅OH। ये सारे प्रोडक्ट हमने बना दिए हैं। ABCD आप काउंट कर लो यहाँ पे कौन सा क्या है। तो C अपने पास कौन सा है, C ये था, D अपने पास कौन सा था, D ये था, B अपने पास कौन सा था, ये था। तो सारे प्रोडक्ट हमने बना दिए हैं, आप देख लो। तो बस आपको मैकेनिज्म याद रखना था ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IUPAC नेमिंग बोला है भाई। अब IUPAC नेमिंग ये तो एकदम हलवा सवाल है, इसमें क्या करना है, नंबरिंग कर लो। नंबरिंग हम किधर से करेंगे, राजा है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले लिख लो इसको। हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको आना चाहिए, पहचाना, अगर नहीं आता तो फिर नेमिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अपने पास हो जाएगा, एक के कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 3 पे अमीनो है, NH2 ऑर्डिनेंस की तरह यूज होगा, तो 3 अमीनो, 5 और 5 पे डबल बॉन्ड है ना, तो 5 इन, और फिर सफिक्स लिखो, क्या है मेन, राजा ये है, किंग है, तो इसके लिए ओइक एसिड जो हमसे पढ़ा होगा IUPAC उसे पता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच हमें आइडेंटिफाई करना था, इनकरेक्ट मैच कौन सा होगा। तो ग्रुप रिएजेंट को हमें मैच कराना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास कैटायन गिवन है, तो मैं आपको सारा कैटायन के बारे में लिख देता हूँ, कौन सा कहाँ पे होता है। तो Cu2+ हर कैटायन के लिए ग्रुप रिएजेंट होता है, Lead2+, AS3+, और भी होते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं, ये रिएजेंट है,
तो यहाँ पे ग्रुप H2S होता है और डाइल्यूट HCl होता है ना, सही है इन सभी के लिए। बाकी हमने और भी लिख दिया जो क्या पता कभी फ्यूचर में पूछे जाए, Al3+, Fe3+ और Cr3+, इनके लिए NH4OH होता है और NH4Cl होता है, ठीक है। और अपने पास निकिल Ni2+, कोबाल्ट CO2+, Mn2+ और जिंक 2+ के लिए जो होता है H2S गैस होता है और NH4OH होता है। एक्चुअल में यहाँ पर भी गैस ही था ये, ठीक है, मैंने लिखा नहीं। और लास्ट हमारे पास जो होता है कैल्शियम Ca2+, Ba2+, और अपने पास अगर मान लो स्ट्रोंशियम 2+ गिवन है तो यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, इनके लिए ग्रुप रिएजेंट होता है NH4 twice CO3 प्लस NH4OH। तो इसमें इनकरेक्ट जो दिख रहा है Ni2+ ही है, क्योंकि Ni2+ भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो ये अपने पास क्या है, इनके लिए केवल ये होता है, ऐसे याद रख लो BSC, ठीक है। फिर मैंने सारे भी लिख दिए हैं, बाकी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ध्यान से समझना, ट्रांस वाला जो है, इसमें अगर हम ट्रांस मतलब ग्रुप अपोजिट लगाते हैं, ट्रांस COEN, इसमें आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। तो इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है तो हमेशा ऑप्टिकल क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इन जनरल ट्रांस वाले इनएक्टिव होते हैं। और अगर सिस वाला अगर आप देखोगे, जो सिस है, ठीक है, सिस है COEN, और यहाँ हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी वहाँ पे देखा करो जहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड हो या मल्टीपल, मतलब जिसकी डेंटिसिटी हो, जैसे इथिलीन डाइअमाइन, वहाँ पे डेंटिसिटी ज़्यादा है ना। तो यहाँ मल्टीपल डोनर एटम है, तो ये अपने पास क्या होता है, यहाँ पे POS एब्सेंट है, तो इसलिए ठीक है POS एब्सेंट है। डेफिनेटली COS भी होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव के लिए, लेकिन यहाँ पे POS से काम चल जाता है, और इसलिए हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल क्या है, एक्टिव है। तो आप इसके लिए, इसको डिटेल में तो मैंने ज़्यादा नहीं बताया, बस अगर मैं बोलूँ ऐसा मॉलिक्यूल आता है तो सिस वाले को ही लगाने का, और ये वाले तो करेंगे ही नहीं ना, ये मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और एक आपको और भी हिंट दे देता हूँ। अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल लिगेंड है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर है, और वहाँ पे आपको कैसा गिवन हो MAA2, और यहाँ पे आपको एक और लिख देता हूँ X2 है, इस टाइप का ऑलवेज ये क्या होते हैं, इनका जो ऑलवेज ट्रांसफॉर्म जो होगा, ऑलवेज इनका जो ट्रांसफॉर्म होगा इनएक्टिव होगा। ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है, ये याद रख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि हमें टॉप टू बॉटम जाने पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सही बात है। अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट कहीं ना कहीं, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्योंकि बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ रहा है इन जनरल, है ना। तो यहाँ पे लंदन फोर्स जो होता है ना, वॉन डेर वाल फोर्स जिसको बोलते हैं, लंदन डिस्पर्जन जो फोर्सेस होते हैं वो बढ़ते हैं, है ना। वॉन डेर वाल फोर्सेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो फोर्सेस होगा उनका भी क्या होगा, बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्गर फोर्स होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इट रिक्वायर मोर एनर्जी टू ओवरकम, हेंस हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो इसलिए हमारे पास बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका बढ़ जाएगा, ठीक है। और द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायलोजन इंक्रीज, द इंक्रीजिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज वॉन्डर। हाँ ये बात सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये, तो इसमें बोला है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट, हमेशा इनकरेक्ट वाला देख लेना, इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन द फाइब्रस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड, करेक्ट है। दीज हैव अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। दीज आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, नहीं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, एक और होता है ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो सॉल्युबल होता है इन वाटर। प्रोटीन वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल इन H2O,
ये वाला 3 तो सॉल्यूबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट ही तो पूछा था, है ना, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये भी सही है, तो बस अपने से हम ये कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये, तो देखो इसमें जो जनरल स्ट्रक्चर होता है इनामाइन का, वो क्या होता है, मैं आपको ऐसे कुछ जनरल बता देता हूँ, ऐसे, और C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक R आप बना सकते हो चाहे तो, और R मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट, ये जनरल हमने फार्मूला लिख दिया, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल जो नाइट्रोजन होगा वो 2 डिग्री होना चाहिए अल्काइल ग्रुप से अटैच। तो यस, इसमें जो एक ही दिख रहा है यहाँ पे 2 डिग्री यही है, तो ये अपने पास ऑप्शन ये हो जाएगा। ये जनरल हो गया इनामाइन का, एक स्ट्रक्चर जो होगा वो हो जाएगा इनामाइन, ठीक है। तो ये आप याद रख लो, 2 डिग्री नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है, ठीक है, सिंपल। नहीं मतलब इसके नाम में इन है तो इसलिए डबल बॉन्ड है, और माइन है तो ये, तो 2 डिग्री स्पेसिफिकली लेते हैं। चलो ये वाला देखते हैं। अब इसमें मैंने आपको समझाया है, एक कॉन्सेप्ट आ जाता है बैक बॉन्डिंग का। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, ध्यान से देखो, मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ जहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो कभी लोन पेयर के बगल कार्बोकटायन दिखते हैं, कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन मतलब बैक एंड ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। और बैक बॉन्डिंग एक तरीके का रेजोनेंस होता है जो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बाकी के स्ट्रक्चर में कहीं पे बैक, अगर लोन पेयर के जस्ट बगल खाली ऑर्बिटल हो, मतलब कार्बोकटायन हो, तभी बैक बॉन्डिंग होता है। बाकी जगह तो ऑक्सीजन -I लगाएगा, -I लगा रहा है, यहाँ भी -I लगा रहा है, और यहाँ भी -I लगा रहा है। और हमें पता है इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और जो कार्बोकटायन होता है वो लब करता है किससे भाई, +I से। अब कहोगे रेजोनेंस क्यों नहीं देख रहे, मेसोमेरिक एरोमेटिसिटी क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है अब चेक करने को, जो कि है इंडक्टिव। लेकिन उसके पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी चेक कर सकते हैं। जो स्टेबिलिटी देखने का ऑर्डर होता है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। तो इंडक्टिव तो तीनों में लग रहा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन बता देते हैं। sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन हो, और उससे जुड़ा एटलीस्ट हाइड्रोजन हो, जिसको हम अल्फा H बोलते हैं। तो अल्फा H कभी अगर इंक्रीज हो जाता है तो स्टेबिलिटी भी अपने पास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे अल्फा H का थोड़ा लफड़ा हो सकता है, देख लेते हैं। यहाँ पे कितने अल्फा H है, यहाँ पे अल्फा H काउंट कर लो आप, तो 3 ऊपर हैं, 3 2 5 तो 7 है, और ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया थर्ड। अच्छा मोस्ट स्टेबल पूछा था, हमें पूरा ऑर्डर नहीं निकालना था, तो मोस्ट स्टेबल ये हो गया, पूरा तो निकालना ही नहीं था भाई, मोस्ट स्टेबल। तो आंसर लगा के आगे बढ़ो बस, और तो कुछ सोचना ही नहीं था, और कुछ लगाना होता तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें कैसे आप सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इसमें चेक करना है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब RES नेमिंग करना है। तो पहले वाले को अगर हम देखते हैं, पहले इस एग्जांपल से ही बताएंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। अपने पास ये है CH है, आप एक काम कर लो, इसमें नंबरिंग करो। एक कायरल सेंटर पे नंबरिंग करते हैं हमेशा, कायरल सेंटर, कायरल मतलब एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, तो ये वाला सेंटर जो है कायरल है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर डिसाइड करो प्रायोरिटी, तो ऊपर जाए क्लोरीन, नीचे कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट पे दो, क्योंकि ज़्यादा इसको नहीं देखना, डायरेक्टली अटैच देता, अगर कॉमन हो जाए फिर नेक्स्ट जाना। अब यहाँ के गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इस कार्बन से क्या लगा है, क्लोरीन, इससे हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन, तो सेकंड तो अपने पास ये हो जाएगा, और थर्ड अपने पास ये हो गया, और फोर्थ हाइड्रोजन अपने पास ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो 1 2 और फिर हम 3 की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ये दिख रहा है यस, एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हो तो S हो जाता है, और क्लॉकवाइज चलते हो तो R हो जाता है। तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है यस, लेकिन अगर इफ़ हाइड्रोजन इज़ हॉरिजॉन्टल, इफ़ हाइड्रोजन इज़ हॉरिजॉन्टल मतलब फोर्थ ग्रुप जो है हॉरिजॉन्टल, तो जो दिखता है वो नहीं होता, R का S हो जाता है और S का R हो जाता है। तो ये दिख रहा है यस, लेकिन हो क्या जाएगा, R हो जाएगा। तो ये वाला तो नहीं है। ये इसका बहुत डिटेल लेक्चर है आइसोमेरिज्म का, आप देख लेना, यहाँ पे मैं केवल इसको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर देखो ये 1 है, ठीक है, और ऊपर 2 है, 3 ये है, 4 ये है, तो ये हम जाएंगे ऐसे,
देखो ये दिख रहा है आर, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल है तो आर ना हो कि इसका क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। लगा के आगे बढ़ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब ये याद रख लेना, इसका जो कलर है Pr3+ है ना, सेम किसका बोला है, तो ये 4F2 होता है और ये हो जाता है ग्रीन कलर का। और इसमें Tm3+ है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F2 होता है, ये होता है लाइट ग्रीन। अगर याद हो तो आप याद रख लो कलर, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट टाइम तो भाई क्या ही याद होगा, बस देख लो आप। ये होता है येलो, कहीं क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो तैयारी होनी चाहिए। अगर आप सब कुछ तैयार कर चुके हो तो इसको भी याद रखो, नहीं कर चुके हो तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले उसको देखो। तो यहाँ पे जो कलर सेम हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से यही वाले कलर इनका सेम है, ठीक है। इनको याद रखना भाई, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। देखो इसमें कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसका। द ऑर्डर ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन, अच्छा एवरेज पूछा है फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं रह गया, फॉर्मूले से निकालना है। और एवरेज पूछता नहीं है वो जनरली, है ना। एवरेज पूछता है तो जिसका पूछा फॉस्फोरस हाइड्रोजन का 3 × 1, फॉस्फोरस का पूछा है उसका x मान लो, ऑक्सीजन का -2 होता है लेकिन 2 ऑक्सीजन है और टोटल कोई चार्ज नहीं है तो 0 न्यूट्रल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा +5। और फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है +5 होता है, H4P2O6 है। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हम निकालेंगे तो ये 4 और फॉस्फोरस का x 2x हो जाएगा, क्योंकि x मान लिया 2 फॉस्फोरस है, -2 × 6 = 0, तो ये x = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। H3PO3 अगर निकालोगे तो इसका निकालोगे +3 आ जाएगा। और एक और है H3PO2 है, इसका निकालोगे तो x = +1 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे मैच करा लो किसका ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो लग रहा है H3PO2 का लग रहा है, ठीक है। और नहीं इसका मैंने गलत निकाल दिया, H3PO2 का भाई, H3PO2 का +1 आएगा ना, 3x +1 हो जाएगा ना। H3PO4 का अपने पास आएगा, H3PO4 का यहाँ पे आएगा +5, वही मैं सोच रहा हूँ। और H4P2O6 का +4, H3PO2 का +1, ये मैंने 4 समझ के लिख दिया था, ठीक है। तो अपने पास सबसे ज़्यादा H3PO4 का हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो कट कर दो, ये और ये कट हो गया। उसके बाद हमारे पास H4P2O6, ये वाला सही हो गया, ठीक है। एक चीज़ बता दूं आपको, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सल्फर लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, तो ये लेक्चर देख लेना, ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जितने एक्सेप्शन हैं, जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, जो भी इरेगुलर ट्रेंड है, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो हमने एक बेहतरीन ट्रिक बताई है, सबका पूरा फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होते हैं, किस में परऑक्सी लिंकेज होता है, किस में नहीं होता है, हर वैरायटी प्रॉब्लम। मेरा कोशिश यही होता है जब मैं आपको ट्रिक बताऊँ ना, तो एक परफेक्शन लेवल पे जाके बताऊँ, जो कि ऑलमोस्ट कहीं फेल ना, ठीक है। तो ये लेक्चर देख लेना, ये काम चल रहा है, आ जाएगा कल तक ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये वाला स्टूडेंट, सेम मैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए बोलूँगा। मैंने ऐसी वीडियो बनाई है हाइब्रिडाइजेशन की कि आप जेईई मेंस, नीट, आईआईटी एडवांस, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। मतलब एकदम परफेक्ट लेवल का ऐसा ट्रिक है ना, आप मतलब बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पर ये बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा ना बताऊँ कि आप 4 क्वेश्चन के बाद जाके कहीं उलझ जाओ। तो ये भी आप देख लेना, ये रिकॉर्डेड है पर अभी पब्लिक नहीं है, मैं कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। स्टेरिक नंबर निकालते हैं 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करना, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना, प्लस मोनोवैलेंट एटम जैसे हाइड्रोजन हेलोजन हो तो ऐड कर देना। और लोन पेयर का भी ट्रिक समझ लो, स्टेरिक नंबर जो आएगा ना उसको माइनस करना साइड एटम में। मान लो H2O है, इसमें स्टेरिक नंबर 4 आ गया, तो साइड एटम कितना है, एक तो 4 माइनस H2O 4 माइनस, हाँ ये इस साइड एटम में है ना हाइड्रोजन, तो 2, तो इसमें कितने लोन पेयर आएंगे, 2 आएंगे। और ये स्टेरिक नंबर क्या आने पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, एक निकाल के बताते हैं। SF4 है तो SF4 में स्टेरिक नंबर निकालो जल्दी से। स्टेरिक नंबर आ जाएगा 1/2। सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। और साइड एटम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, साइड एटम मतलब मोनोवैलेंट एटम, फ्लोरीन हेलोजन 4, काउंट कर लो, ये आ गया 5 आ गया स्टेरिक नंबर। लोन पेयर निकालो कितना आ जाएगा, जो स्टेरिक नंबर है उसको साइड में माइनस कर दो, आ गया 1 लोन पेयर। और SF4 कैसा दिखता है, सी सॉस शेप जैसा होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे बनाएंगे
F और ऐसा 4 था ना, तो ये ऐसा दिखता है, एक ही लोन पेयर है तो ऐसे बनाते, पूरा स्ट्रक्चर शेप ज्योमेट्री सब आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, एक बार वो लेक्चर देख लेना। तो ये तो इधर ही हो जाएगा। ClF3 हमें याद है, अब तो क्या ही बोलूँ, टी शेप होता है, चाहे ClF3 का निकाल के चेक कर लो आप। इसमें कितना आ जाएगा स्टेरिक नंबर, ये आ जाएगा 1/2 7 3 10, और ये भी आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, मतलब ये sp3d हो जाएगा, ये भी sp3d था, बस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री शेप में अलग हो डिफरेंस होता है। तो देखो जैसे अगर मैं इसका ज्योमेट्री बोलूँ तो हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन वो शेप लिखा है, तो लोन पेयर निकालो, शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते। 5 माइनस कितना हो जाएगा 3, साइड एटम 3 है तो 2 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे बनाओगे ClF3 को, तो ClF3 ऐसे 2 लोन पेयर को हमेशा इधर लगाते हैं, और ये एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल पे हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाते हैं। तो लोन पेयर को हाइड करो, कैसा दिख रहा है, देखो टी शेप दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे टी शेप, तो ये हो जाएगा टी शेप। बाकी आप निकाल लो सभी जल्दी से, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा, सॉरी सीसॉ, मैंने इसको गलत लगा दिया है, ये वाला सीसॉ इधर, और ये वाला स्क्वायर प्लेनर, और ये वाला बेंट हो जाएगा। तो बाकी मैच करा के आप चेक कर लेना, वो हाइब्रिडेशन वाली वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। या अगर वीडियो अभी पब्लिक नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, आपको काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है। देखो अगर कभी कार्बोनिल ग्रुप गिवन हो और इसके सामने जिंक मरकरी HCl के साथ गिवन है, जिंक मरकरी HCl के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये डबल बॉन्ड को मतलब कार्बोनिल ग्रुप जो है ना, कार्बोनिल ग्रुप ये वाला, इसको हटा देता है, तो ये होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है पता है, टॉल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। देखो ये इटार्ड रिएक्शन क्या है, ये टॉल्यूइन होता है, और यहाँ पे आप ले लोगे CrO2 Cl2 CS2 है ना, तो ये क्या कर देगा, इसी को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इतने स्टेफन रिएक्शन SnCl2 होता है, क्लेमेंसन जिंक मरकरी, और इटार्ड रिएक्शन ये वाला होता है। तो इसमें हम मैच कर लेंगे, तो हमारे ए का सेकेंड और इटार्ड रिएक्शन बी का हो जाएगा थर्ड, ए का सेकेंड बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। बाकी तो आपको कुछ करना ही नहीं था, सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी सेम काम करता है जो क्लेमेंसन वाला किया है ना, बस वहाँ पे क्या होता है NH2 ये वाला हम लेते हैं रिएजेंट, तो वो भी सेम काम करता है, उसका भी आप लिख लो। अगर मान लो ऐसा गिवन है कार्बोनिल कंपाउंड और N2H4 वुल्फ किस्नर रिडक्शन बोलते हैं, KOH, और ये सॉल्वेंट होता है OH, तो ये भी सेम काम करेगा। और वो CH ये रिड्यूस कर देता है, मान लो ये आपने लिया है तो वो रिड्यूस कर देता है NH2 में, ठीक है। चलो अब आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा पर ऑक्साइड है। तो देखो MgO में जो यूज होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्साइड होता है, तो ऑक्साइड में ये -2 होता है। हाँ, Na2O2 ये हम अल्कली मेटल में बताते हैं, तो ये क्या होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे ये पर ऑक्साइड होता है। और पर ऑक्साइड में हमेशा कैसा होता है ऑक्सीजन, ये होता है O2 2- होता है। तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा -1 होती है। ऑक्साइड में क्या होता है -2 होता है, पर ऑक्साइड में इतना होता है। और OF2 ये तो नॉर्मली हम ऐसे निकाल लेंगे स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये +1 ये +1, तो ऑक्सीजन पे कितना टोटल आ गया +2 आ गया, ठीक है। और KO2 सुपर ऑक्साइड होता है, KO2 क्या है सुपर ऑक्साइड, ये आपको आना चाहिए। और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या होता है -1/2 होता है। तो बाकी आप मैच कर लो, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, तो SN2 रिएक्शन जो होती है ना, SN2 रेट होता है जो रिएक्शन का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक होता है। स्टेरिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सब ये देखो अनस्टेबल है, सब में बल्कि ग्रुप है, केवल थर्ड वाला ही दिख रहा है जो थोड़ा सा स्मॉलर ग्रुप है ना, तो वो अपने पास हो जाएगा। SN2 का सबसे रेट फास्ट हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं वुडजे रिएक्शन और SN वाली रिएक्शन। यहाँ पे जो था उसको भी मैं दिल कर रहा है लिख दूँ, मान लो RCN है ना, क्योंकि वही रह गया था, तो उसको भी, क्योंकि वो ऐसा कहीं ना कहीं ऑप्शन में पूछ लिया जाता है,
और ये गिवन होता है तो वो रिड्यूस करता है, मान लो साइनाइड है तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है ना। अब सही है, चलो ये वाला देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, जो वुर्ज रिएक्शन होता है, वुर्ज रिएक्शन वो हमेशा क्या करता है, ये हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन को प्रिपेयर करता है। किसको? सिमेट्रिकल एल्केन को प्रिपेयर करता है। और इसमें मेथेन को कभी भी प्रिपेयर नहीं किया जाता। होता क्या, मान लो 2RX है अपने पास, सोडियम इन ड्राई ईथर है, सोडियम इन ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको तोड़ता है और R से R को जोड़ देता है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मेजर है। एक चीज़ और याद रख लेना, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ही कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मेजर होता है, मतलब हाइड्रोजन को तोड़ना है और जोड़ देना है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन मेजर प्रोडक्ट होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन मेजर प्रोडक्ट होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है और ये हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है। फिलहाल अपना मुद्दा का बात वो भी नहीं था, हमने जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है दे देता हूँ। मीथेन को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है वुर्ज रिएक्शन से, ठीक है। हाँ, अब यहाँ अनसिमेट्रिकल कौन है, साफ साफ दिख रहा है, ये एकदम अनसिमेट्रिकल सा है। देखो बाकी सब में सिमेट्री है, अगर इसको आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ से सिमेट्री दिख रही है, इसमें कहीं से नहीं, इसमें यहाँ से सिमेट्री दिख रही है, इसमें भी सिमेट्री दिख रही है। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल है तो इसलिए इसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते वुर्ज रिएक्शन से। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगर डिसप्रोपोर्शनेशन की भी बात करें तो मान लो वो ऐसे होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और वुर्ज रिएक्शन कराना है तो होता क्या, ये तोड़ेगा, रेडिकल तो बनाएगा यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये बगल वाले जो हाइड्रोजन है, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, उसको भी ब्रेक करेगा, रेडिकल बनाएगा और रेडिकल से रेडिकल मिलके बॉन्ड बन जाएगा। कहोगे सर ये क्यों नहीं टूटा, तो ये सेम टाइप के हाइड्रोजन थे, अलग टाइप के होते तो तोड़ देते। फिर कहते किसको लेते, तो रेडिकल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, उसको हाइड्रोजन को तोड़ते और बॉन्ड बनाते। बाकी वहाँ पे आप देख लो हाइड्रोकार्बन। चलो इसको देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो ब्रोमीन, ब्रोमीन है यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और सी 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 और ये क्या हो जाएगा, ये आपको गिवन है 2 इक्विवेलेंट NaNH2 गिवन है। ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा, ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा। जब भी आपको ऐसा कुछ गिवन NaNH2 गिवन होता है ऐसे ही करना। और ये क्या करेगा, बीटा H को खाता है, ये बेस है ना, तो ये बीटा H को खाएगा, इसको इधर ले आएगा, एक को मार के बाहर निकाल देगा। तो अपने पास क्या बन गया, C, और ये Br तो एक था ही, डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये ऐसे बना। फिर से आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, ध्यान से देखना, फिर से आपको गिवन है NaNH2, एक इक्विवेलेंट और था, NaNH2 था। तो ये क्या करेगा, ये 0 है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो फिर से ये NH2 इस H को खाएगा, इसको इधर आएगा, इसको मार के बाहर निकालेगा। जैसे ही बाहर निकाला तो ये अपने पास C, ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फिर से यहाँ पे अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं है ना, हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन तो नहीं है। और फिर से आपको गिवन है NaNH2, ठीक है, और NaNH2 के सामने जब मोस्ट HD की H दिखे तो ये क्या करता है, इसको खा लेता है। जैसे ही खा लेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ये बन जाएगा ऐसा, याद रख लो ऐसा होता है तो यही बनाते हैं। और नेगेटिव बनता है तो इसको काउंटर करने के लिए सोडियम आ जाता है, ये Na से लिखा जाता है, चाहे आप H ही लगा लो, वर्कअप हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन था, नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन था, एक ही इक्विवेलेंट गिवन था, C और Br गिवन था, ठीक है, तो हम इसको BrC गिवन था। इसको चाहे तो आप ओपन करके भी लिख लो, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। तो ये C और यहाँ पे Br है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, ये इसको अटैक करेगा, यहाँ इसको मार के बाहर निकाल देगा, तो अपने पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, C और ये बना, और यहाँ से नया बॉन्ड बन रहा है तो बना लो C, और फिर ट्रिपल बॉन्ड भी था, C और ये C और C। तो अपने पास ऑप्शन आ गया। इसको क्या बोलेंगे, नामकरण भी करना पड़ेगा इसका। तो इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल और हो जाएगा हेक्स, और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्स 3 आइन। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, वन ऑफ द ज़बरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं।
तो यहाँ पे बोला है कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आप लगाओ तो अगर मान लो क्रोमियम का हमारे पास कितना होता है, पहले लिख लो 24 होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक 3d5 4s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, ये 3d5 है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे था। अब दूसरा निकालने के लिए यहाँ से क्या होना होगा, 3d4 करना पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी 2 के लिए। तो ये वाला ऑलरेडी क्या था, स्टेबल था, और ये इतना आसानी से अब निकलेगा नहीं, स्टेबल है क्योंकि ये हाफ फील्ड है। तो अब कोई चीज़ स्टेबल है तो उसे आसानी से कभी निकलने में प्रॉब्लम होगा ना, तो इसलिए क्रोमियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड एक ही ऑप्शन से हम निकाल लेंगे, बाकी केस में ऐसा नहीं हो रहा है, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, पेज नंबर 8। ठीक है, डी ब्लॉक में नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलिए तुरंत फार्मूला आ जाना चाहिए। द रेट कांस्टेंट गिवन है। ठीक है भाई, रेट कांस्टेंट कितना है, केस लिखते हैं ना, तो के इक्वल टू गिवन है 6.909, और हमें पता है के इक्वल टू क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई टी, और ये क्या हो जाएगा लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन एट ए टाइम टी। तो हम यहाँ से टाइम को इधर ले आएंगे और के को उधर ले जाएंगे। ठीक है, 2.303 टाइम ही पूछा था, तो के लॉग A0 अपॉन AT हो जाएगा। जैसे ही आपने ये लिख दिया, वैल्यू पुट कर दो 2.303, इसकी वैल्यू 0.6 था, 6.909, और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था, 75% कंप्लीट होने के बाद कितना बचेगा 25। अरे भाई मान लो कोई 100 रुपये था इनिशियल 100, और रिएक्शन 75% क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन पे बचेगा कितना, कोई भी चीज़ 100 माइनस 75 25 बचेगा। तो आंसर निकाल लिया, और इसको सॉल्व करने पे ये अपने पास आ जाएगा लगभग 2 3 जा 6, इसको मान लो 2 1 जा 2 3 जा 6, तो 1/3, और ये 25 2, तो लॉग, और ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, सॉरी 25, तो लॉग 2 का स्क्वायर, और ये अपने पास हो जाएगा 2/3, 2 इधर आ जाएगा बाहर, और लॉग का प्रॉपर्टी होता है, ये आंसर आ जाएगा। होता है ना लॉग x टू दी पावर n क्या होता है, n लॉग x होता है। तो बस इस तरीके से हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सेम इलेक्ट्रोड गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है कॉपर का ही क्या हो रहा है, कॉपर का ही यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट का, और इसको बैलेंस करके लिखो 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे यहाँ पे गलत लिख दिया ऑक्सीडेशन, ये देखो कॉपर को हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर का ही हो रहा है रिडक्शन, तो उसको हम कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। भाई गलत लिखा जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल जब सेम इलेक्ट्रोड हो। कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया सेम इलेक्ट्रोड है ना, सेम इलेक्ट्रोड होता है। और मज़े की बात है यहाँ पे E0 की वैल्यू जो होती है कॉन्सेंट्रेशन सेल में वो क्या होती है, 0 होती है। और इसमें इन जनरल हमारे पास जो लोअर इंफॉर्मेशन लिखना हो सारी, जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको बोलते हैं एनोड बोलते हैं, ऐसे भी याद रख लेना। ठीक है, या लोन से याद रख लो, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन और एनोड होता है। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर होता है। तो E इक्वल टू क्या होता है, सॉरी E इक्वल टू होता है E0 माइनस 0.059 या 6 लिख लो n लॉग, और इधर हम क्या लिख लेंगे, जब हम सेल बनाएंगे दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लो, चाहे तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऐड करते हो तो हाफ सेल आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो हम ये कॉपर सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, कॉन्सेंट्रेशन लिख लो। तो कॉपर से कॉपर भी कट्टम कुट्टम हो जाएगा, Cu2+, ये वाला Cu2+, ठीक है, जिसका रिडक्शन हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, पहचान में आता रहे, नहीं तो समझ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे Cu2+ इसका है 0.01 मोलर। तो लॉग प्रोडक्ट में कितना है भाई 0.01, तो 0.01, और रिएक्टेंट में कितना है 0.04, ये आ जाएगा।
और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो ई इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिया है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं और करके -RT है ना, माइनस ये वाली जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड, ये हमने एट 25 डिग्री सेल्सियस लिया था, अभी हमने नॉर्मल ले लिया। और n की वैल्यू कितना है 2, भाई कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस या गेन हो रहे 2, 2f और ये अपने पास हो जाएगा log 0.01 0.04। सॉल्व करने के बाद पूरा कंक्लूजन आ जाएगा। RT के टर्म्स में पूछा था F/ln 0.5, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी इसको मैं कर सकता था, देखो डायरेक्ट कैसे करता, लोअर कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन के यहाँ पे लिखते हैं, ये वैल्यू 0, बात खत्म डायरेक्ट। लेकिन मुझे ये सब समझाना था कि देखो कॉपर का ही रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है दोनों का, ये ऑक्सीडेशन ही रिडक्शन तो वो कॉन्सेंट्रेशन सेल है। ठीक है, तो एग्जाम में आता है तो इसको लोअर कॉन्सेंट्रेशन के यहाँ, हायर को यहाँ, बाकी डायरेक्ट फार्मूला लगा के लगा देना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलो ये वाला देख लेते क्या बोला है, एग्जामाइन द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन इज एन एसिडिक मीडियम। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिख देते हैं। तो अपने पास ऑक्सीडेशन लिखो, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, C2O4 2 माइनस और यहाँ पे हो रहा है CO2। कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ है +3 और यहाँ है +4, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम ये नहीं दिखाते हैं, वो आपको अपने से समझना होगा। ठीक है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। और बैलेंस करो सेंट्रल एटम, कार्बन 2 है तो हमने क्या लिखा 2 कार्बन, इधर 2 नेगेटिव है तो इधर भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए। इक्वेशन फर्स्ट, रिडक्शन लिखो। ठीक है, MnO4 माइनस और पहले सूखा लिख लो Mn2+। अब सबसे पहले Mn बैलेंस है, हाँ Mn बैलेंस है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, कितना ऑक्सीजन है 4, लेफ्ट साइड, राइट साइड भी 4 ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में ऐड कर दो, जितना ऑक्सीजन होता है उतना वाटर ऐड करके बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 8 हो गया तो इधर 8H+ ऐड कर दो लेफ्ट साइड। अब देखो राइट साइड 2 पॉजिटिव है और इधर 8 H+ मतलब 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो 7 है, तो हमें करना कितना है 2, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, बैलेंस हो गया। अब हमें इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो उसको इसमें मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी जितने इलेक्ट्रॉन है उसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो फटाफट कर लो। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, थोड़ा डायरेक्ट ही लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट इसमें कर लेंगे 5 से और इसमें कर लेंगे कितने से भाई, थोड़ा इसको मैं समझा तो दिया आपको, 2 से कर लेंगे। ठीक है, और फिर बैलेंस करने के बाद हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ऐड कर लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 5 2 × 10 और यहाँ पर भी हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 × 10, इसीलिए तो करते हैं। और ये फिर अपने पास आ जाएगा 2MnO4 माइनस और ये हो जाएगा 5C2O4, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ऐड करो 16H+, और ये अपने पास हो जाएगा 2Mn2 + 10CO2 88H2O। तो A = हो जाएगा 2, B = हो जाएगा 5, C = हो जाएगा 2Z। और एक वैलेंसी फैक्टर मेथड होता है, क्रॉस एन फैक्टर निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, इसका एन फैक्टर निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दो। ठीक है, तो वो भी होता है पर वो हम रेडॉक्स में डिस्कस करेंगे। सेकेंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास है ये वाला। अब इसमें आपको गिवन है C, कलर मैंने गलत चूज किया, देखो इसमें गिवन है C और ये क्या है Br गिवन है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको एक बॉन्ड को तोड़ लेना है। अब ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूटा और उसके जगह पे ब्रोमीन को लगा लेना एंटी पोजीशन पे। फिर से यहाँ पे 2 Br2 था भाई, तो एक Br2 यहाँ यूज हुआ, एक Br2 और है, तो एक डबल बॉन्ड को और ब्रेक किया और Br इधर और Br इधर, ये अपने पास Br है और ये भी अपने पास Br है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नाम इसका कर लो, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो 1, 1 2, 2 टेट्रा, 4 ब्रोमीन है, टेट्रा ब्रोमो और क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है भाई,
आंसर सेकेंड। तो ये भी इजी सवाल था, जब भी आपको ऐसा गिवन हो ना आप यही किया करो। अब ये सवाल देखो, अगर आपको कभी ऊपर ये मैंने लिख दिया खुद से CHO हो, नीचे CH2OH हो, तो RS नेमिंग कैसे निकालोगे? ये कायरल सेंटर है ना, देखना। तो अगर OH राइट साइड है तो उसको R बोलो, लेफ्ट साइड है तो उसको S। टाइम बचाओ, R, बात खत्म। ये तभी लगाना जब CHO ऊपर CH2OH नीचे, बात खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, बोल क्या रहा है ये वाला सवाल, पढ़ो अच्छे से। 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंप्लीट कंबक्शन प्रोड्यूसेस 0.44 ग्राम ऑफ CO2, देन परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट। ओके, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, कितना है? वो है 0.2 ग्राम। ठीक है, कंप्लीट कंबक्शन करा रहे हो तो ये क्या दे रहा है? 0.44 ग्राम आपको क्या दे रहा है? CO2 दे रहा है। ठीक है, समझना। तो अगर हम ये देख पा, पहले आप इसमें कार्बन निकालो कितना है। अगर इसमें आप कार्बन निकालोगे, फ्रैक्शन ऑफ कार्बन आप लिखो इसमें, फ्रैक्शन ऑफ कार्बन, तो एक कार्बन है इसमें, CO2 में कितने कार्बन? एक कार्बन, मतलब 1 इंटू कार्बन का मास 12 डिवाइड बाई 44 टोटल CO2 का। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है? ये कार्बन है इसमें, ये कहाँ से, मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से इतना कार्बन निकल रहा है। ठीक है, तो मतलब 0.2 से उतना निकल रहा है भाई, ध्यान समझना। 0.2 से आपके पास कितना कार्बन निकल रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.12 ग्राम। तो इतने से इतना कार्बन निकल रहा है, कार्बन के बारे में पूछा ना, तो 1 ग्राम से कितना निकलेगा? 0.2 डिवाइड बाई 0.2। और इसी के लिए पूछा था, परसेंटेज पूछा था, परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा था, तो मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करने का 0.2 100 से, और ये हो जाएगा 60%, बात खत्म। ठीक है, ये वही टॉफ़ी वाला रूल है, 2 टॉफ़ी का रूल। प्राइस 10 रुपये, तो 10 टॉफ़ी का प्राइस मल्टीप्लाई करते हो। नेक्स्ट, एरोमेटिसिटी तो इतना बताया, थक गया हूँ मैं, है ना। इतना ज़बरदस्त ट्रिक कि 4 सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो, अगर पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर लो 4 से, डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक, डिवाइड नहीं हुआ तो एरोमेटिक, एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये भी समझ लो। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर जो रेजोनेंस में जाए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज में कुछ नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले एग्जाम्पल में देखो, 2 डबल बॉन्ड है, मतलब 4 डिवाइड बाई 4 ही क्या डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक, बात खत्म। इस वाले में sp3 दिख रहा है मुझे, तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। पूरा वीडियो है ट्रिक का, इसका देख लेना, है ना। यहाँ बता तो दिया है, नहीं समझ आया तो वहाँ देख लेना। एक ही पाई बॉन्ड है, 2 डिवाइड बाई 4 तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और ये sp3 है तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक, बात खत्म। ये अपने पास नेक्स्ट, ये देखो, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन लग रहा है मुझे, पर लेट्स सी, है बढ़िया क्वेश्चन, समझ आता है देख के। और H2SO4 है, तो H2SO4 एसिड है और हीट गिवन है, तो एसिड का काम है H+ देना, तो ये लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, है ना। जैसे क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव को लेगा, तो X+ ले लिया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आना मतलब पागल हो जाना, ठीक है, पागल हो जाएगा। और हीट भी गिवन था, तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। हीट गिवन है तो ये वाला इधर आएगा, इसको लिविंग ग्रुप की तरह मार के बाहर निकाल देगा। तो ऑक्सीजन भी खुश, क्योंकि एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव। तो ये एरो चलाया, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल, H2O बाहर और वो भी खुश। लेकिन एक नया अपने पास ये बन गया, एल्कीन बन गया, ठीक। कोई कहेगा सर इसको क्यों नहीं ले गया, तो यहाँ से एल्कीन बनता तो वो कम अल्फा हाइड्रोजन रखता, है ना, तो वो स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू बाजू 3 का 2, मतलब 6 अल्फा, ये 6, 2 कार्बन है, मिथाइल ग्रुप। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने पास है HBr, तो HBr ये सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी आप Br को जोड़ लो। अनसिमेट्रिकल होता तो स्टेबल कार्बोकेटायन खोजते, तो Br को हमने इधर लगा लिया। नेक्स्ट स्टेप में है Mg, और Mg जैसे ये गिवन है हाइड्रोजन के सामने तो बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये क्या हो जाएगा? MgBr बना लेगा। जैसे ही Mg ये Br बनाया, सामने है D2O, D2O क्या होता है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये D ले लेगा, तो ये अपने पास आएगा यहाँ पे D आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, मुझे लग ही गया था ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, मज़े की बात इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट लिखे हैं, कभी भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, BH3 THF हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करता है, ये याद रखना। H2O2
OH माइनस। ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। मज़े की बात है सिन एडिशन करता है, किसका, जो H और OH आते हैं वो सिन एडिशन से जुड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे इसको, तो यहाँ पे मैं इसको इधर ही बना देता हूँ, तो ये अपने पास आ जाएगा। ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड इधर था तो इधर ही हमारे पास टूटेगा। मान लो हमने इस पे लगाया है OH वेज पे लगाया है, ठीक है, OH वेज पे लगाया, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा ये भी किस पे आएगा, वेज पे ही आएगा। और एक हिंट और दे देता हूँ, आगे हायर लेवल की केमिस्ट्री है ये, आपके लेवल पे बताई नहीं जाती पर बताता हूँ। यहाँ पे जो गिवन हो वही स्टीरियो यहाँ पे लगाया करो, यहाँ पे लगाया करो, मतलब जो भी हो रहा है एडिशन हो रहा है HOH का, तो यहाँ पे, तो ये हमने इसे देख के लगाया। आप ये भी तो बोल सकते थे सर इसको डैश पे लगा दो, तब भी ये सीन होता, सेम साइड होने चाहिए OH है, लेकिन हमने इधर ही क्यों किया, क्योंकि वो स्टेबल होता है। तो ये जो होता है उसी को हम यहाँ पे लेते हैं और सिन कर लेना, सिन मतलब सेम साइड, एक OH और H को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा भाई, ठीक है, गहरी बात थी। नेक्स्ट देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, जिसमें अल्फ़ा H ना हो, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फ़ा H ना हो, कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले लो, NaOH ले लो, ठीक है, और उसमें क्या हो, इसमें अल्फ़ा H है, नो अल्फ़ा H 0 है, तो कैनिजारो में डायरेक्ट प्रोडक्ट एल्डिहाइड गिवन हो तो इसको एक को एसिड बना दो, H मतलब CH3OH बना दो, और उसी एक कार्बन का एसिड बना दो, CH3OH लिख लो या इसी का काउंटर का ONA बना लो, ठीक है। लेकिन मज़े की बात क्या है, इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड होता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड के बारे में भी थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे, बता देता हूँ। देखो मैकेनिज़्म समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। देखो ये OH नेगेटिव है, ये अटैक करता है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है और ये 2 मॉलिक्यूल होता है, तो ये कुछ ऐसे टूटा, इधर मैकेनिज़्म लिख रहा हूँ, तो O नेगेटिव आया यहाँ पे H और ये H हुआ। फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वापस आता है और ये 2 मॉलिक्यूल लिया गया था कार्बोनिल कंपाउंड, ये हाइड्राइड निकल के इधर अटैक करता है, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप, इसी को बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड। बाकी का मैकेनिज़्म मैंने आपको पढ़ाया है, आप जाके देख लो, ठीक है। तो आगे चल के वो एक और डायरेक्ट कैसे बनाना है, ये जो एल्डिहाइड है एक को अल्कोहल बनाना है एक कार्बन का, और एक को रिड्यूस करना है, एक को ऑक्सीडाइज करना, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास है अल्कोहलिक KOH, फटाक से CCl है। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, तो ये बीटा H को लिया है, इधर आएगा, इसको मार के इधर निकालेगा, C डबल बॉन्ड C बना है, ये बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, HBr परऑक्साइड, ये खरास इफेक्ट फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हुई थी। खरास इफेक्ट क्या होता है, ये लेस स्टेबल का एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, मतलब ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री, डबल बॉन्ड पे ही देखना, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा है ना, अरे एक कार्बन तो 1 डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री, तो ये टूटा और यहाँ पे आया ब्रोमीन आया। फिर से मज़े की बात है, KOH गिवन है एक्वस, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, OH आएगा यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, यहाँ पे SN रिएक्शन होता है, OH तो 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, ऑप्शन एक ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सारे अच्छे ही क्वेश्चन लग रहे हैं, याद रखना। चलो इसमें ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, आपको याद दिला देता हूँ कौन सा। देखो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, Na2HCl गिवन, तो फर्स्ट में ये फिनॉल बन जाता है, पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है, सेकेंड वाले में बनता है ये वाला, ये बनेगा पैराबेंजोक्विनोन। रीमर टीमैन रिएक्शन ये होता है, रीमर टीमैन रिएक्शन क्या होता है भाई, CHCl3NaOH है, तो ये अपने पास यहाँ पे वो गलत लिख दिया है, यहाँ पे OH होना था, सैलिसिलडिहाइड बनता है, ठीक है, और ये गिवन हो तो ये बन जाएगा। तो आप मैच कर लो यहाँ पे A का सेकेंड एक ही ऑप्शन में, बाकी आप यहाँ पे मैच करा सकते हो, C का फर्स्ट, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। देखो लाइमन सीरीज़ में क्या होता है, UV रीजन होता है, बाल्मर में विजिबल, पाश्चर में IR। अच्छा अगर मैं पूछूं ये 1 2 3 लाइमन बाल्मर पाश्चर, मैं बोलूँ इन फाइन E मैक्सिमम,
लाइमन के लिए। तो लाइमन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी लगेगा इनफाइनाइट। बताओ कम चलने में एनर्जी लगेगा ज़्यादा या ज़्यादा चलने में? तो मैक्सिमम एनर्जी इनफाइनाइट से 1 तक लाइमन के लिए। और एनर्जी वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा होता है, मैक्सिमम एनर्जी लगेगा तो मिनिमम वेवलेंथ इनफाइनाइट से 1 तक। इनफाइनाइट से 1 तक चलने जाने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है, तो ये आप ऑर्डर याद रख लेना, बाकी आप मैच करके आगे चलो। नेक्स्ट है आपके पास कि रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इल्यूमिनेट्स अ मेटल एंड इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना। ठीक है, तो ये सीधी बात है, मेटल पे जब भी कोई एनर्जी फॉल्स करती है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हमें पता है इंसिडेंट एनर्जी जो कोई मेटल है उस पर एनर्जी गिरती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक के भाई इंसिडेंट एनर्जी। और वर्क फंक्शन क्या है, मेटल पे इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी आप कितना देते हो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाने में जो खर्च करता है सरफेस तक, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और काइनेटिक एनर्जी जो बच जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मान लो ऐसे है, एक मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यहाँ से यहाँ सरफेस तक जाने में आप दे रहे हो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इंसिडेंट एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना बचेगा, 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 काइनेटिक एनर्जी, ऐसे समझो। तो एनर्जी को लिख लिया h/λ, ये वर्क फंक्शन है, और ये काइनेटिक एनर्जी गिवन था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल रहा है कि अनदर रेडिएशन ऑफ λ/4 इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब काइनेटिक एनर्जी 10 हो रहा है तो वेवलेंथ बोला है जब λ/4 हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 10 हो जा रहा है। तो इक्वेशन 2 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, और इक्वेशन 3 भी है, इक्वेशन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल 3 नहीं है, मतलब इसी को सॉल्व किया और ये बना लिया। तो हमने किया क्या, ध्यान से देखना, हमने यहाँ इसको और इसको इक्वल कर दिया, दोनों इक्वल है ना 1 और 2, तो यहाँ से ये लिख लिया, यहाँ से ये, तो ये वैल्यू हमने लिख लिया, और वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई 2/3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधे आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो जाता है, ΔH नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, ΔG नेगेटिव होता है। तो ये सब कुछ हमने लिख दिया है, आप ये पढ़ सकते हो। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, TUV ΔH। साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शन होता है वो 0 होता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा, कोई चीज़ जहाँ से चला वहीं आ गया, तो इनिशियल फाइनल सेम, तो चेंज जो आएगा वो 0 हो जाता है। याद रख लेना, चेंज इन साइक्लिक फंक्शन इन स्टेट, चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस इन स्टेट फंक्शन ऑलवेज 0। कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाई n फैक्टर, और हमें पता है नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो ये भी आप याद रख लेना, ये गिवन है, के भी गिवन है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K × 1000/मोलरिटी, और ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो ये सब कुछ दिए था, हमने निकाली है 124। हाईएस्ट 3 रूल होते हैं लैटिस, अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो लैटिस एनर्जी साइज की इन्वर्स होता है, पीरियड एक ही पीरियड के एलिमेंट गिवन है तो लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली होता है, और दोनों मिक्स है तो चार्ज को डोमिनेट कराना साइज पे। तो एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसमें सबसे जो ये किसके एलिमेंट है, ध्यान से देखना, पीरियड के एलिमेंट है, तो इनमें चार्ज देख लो, मैक्सिमम लैटिस एनर्जी इसमें होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्ज है। यहाँ पे देखो, फॉर अ सर्टेन रेडॉक्स रिएक्शन, तो हमें पता है ΔG0 - NFE0 होता है, और एक फार्मूला ये भी होता है। तो अगर हमारे पास क्या बोला है, हाँ, इफ़ E0 ऑप्शन से हम मैच कर रहे हैं, अगर मान लो इफ़ E0 इज़ ग्रेटर देन पॉजिटिव तो ΔG नेगेटिव, मतलब ये कंडीशन है स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन बोल दिया तो मतलब स्पॉन्टेनियस होना ही चाहिए ये कंडीशन। तो हम इन सेकेंड इक्वेशन में ΔG अपने पास क्या है, <0, K > है, तो हम इसको बोल सकते हैं यही सही है, ठीक है। मतलब एक इक्वेशन होता है E0 बराबर 0 है, 0.059/n log Kc, ये इक्विलिब्रियम का होता है। तो हमारे पास E0 की वैल्यू <0 करनी है तो हम Kc क्या होना चाहिए, <1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करके और ये निकाल लिए। नेक्स्ट देखते हैं, लेड एग्जिस्ट +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ना, तो कौन ज़्यादा, लोअर ऑक्सीडेशन की जो स्टेट होता है ग्रुप 13, 14, 15 में, टॉप टू बॉटम जाने पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, और ये कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये Pp2+ ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ब्लैक कलर होता है, ये येलो होता है, ये वाइट होता है, और ये लाइट पिंक होता है, याद रखो कलर है। हाँ, इसमें रैंक द
गिवन। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्टली होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है आपको पता है ना, ये होता है sp sp2 sp3। तो यहाँ पे देख लो ये क्या है, sp3 सिंगल बॉन्ड। कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर काउंट करो, 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3। तो यहाँ पे आ गया sp sp2 sp। तो c sp है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा CBA। P4 ये स्ट्रक्चर क्या होता है, आप ऐसे बना लो, 4 फास्फोरस को बना लिया करो और ऐसे ब्रिज जोड़ते जाओ, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे जोड़ लो, फिर यहाँ पे जोड़ लो, फिर कम पड़ रहा है तो डबल बॉन्ड लगाओ। तो इसमें कितने POP बॉन्ड है, 4 तो ऐसे लगे हैं, 2 ऐसे, तो 6। कभी कभी लोन पेयर पूछ सकता है टोटल ऑक्सीजन पे, तो एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, टोटल कितने, 10, तो काउंट कर लेना, ठीक है। और ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, कहीं पे कराया था, कमेंट आया था, तो इसलिए मैंने इसको लेके यहाँ पे बता दिया। देखो ये है, यहाँ पे क्या है, HBr है, तो ये लोन पेयर है, ACTH प्लस पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया तो यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पागल हुआ, एक कार्बोकैटायन बना लेगा। जैसे ही कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट कर सकता है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये इधर आएगा। आपको रीअरेंजमेंट मैंने जियोसिम में पढ़ाया है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, ये बना। और नेक्स्ट स्टेप में, हाँ जैसे ही ये किया, यहाँ पे क्या गिवन था, Br माइनस भी था ना, मतलब ये H प्लस था, Br आके जुड़ गया, यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH था, अल्कोहलिक KOH ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा, तो ये बीटा H को लेगा और ये इधर आएगा, इसको मार के बाहर निकालेगा। वैसे आप रीअरेंजमेंट नहीं कराते तो भी यही बनता, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था। HBr परऑक्साइड है, HBr परऑक्साइड मतलब H2O2, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब ये वाले कार्बन पे जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन है वहाँ पे हमने Br को जोड़ लिया। और एक्वस KOH है, एक्वस KOH क्या करेगा, CC और यहाँ पे OH जोड़ लेगा, तो ये सेम ही प्रोडक्ट तो बन गया ये वाला, तो ऑप्शन यही आ जाएगा। ऑप्शन मैंने सही लगाया था वहाँ पर ये देख लो, ये है। मैं कोई बोला था कमेंट रीअरेंजमेंट क्यों नहीं कराया, क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट आता है इसलिए नहीं कराया। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन आर गैसेस, तो देखो गैसेस बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली होता है, ब्रांचिंग इन्वर्सली होता है। तो इन सब का बॉइलिंग मतलब सारे मॉलिकुलर मास थोड़ा कम ही है, 4 कार्बन तक कम ही माने जाते हैं, तो सारे गैस होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो ये रहा, बाकी आप जाके फॉलो कर लो, देख लो सारी चीज़ें अच्छे से। बाकी आप गेस पेपर और पूरी केमिस्ट्री पढ़नी हो तो 10 आवर में इंक्लूडिंग क्वेश्चन सब कुछ करा दिया है, उसको भी देख लो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये बात बताओ, है ना, कंटेंट के बारे में। और जो भी नीट 2027 के लिए प्रिपेयर पहले से माइंड सेट बनाए हैं, भगवान करे आप सभी सिलेक्शन अभी हो, तो वो मुझे मैसेज करके देना, है ना, क्योंकि टाइम स्लॉट बुक हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगा ना, पर्सनली पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।